तू कहे तो मैं बता दूं। नंबर्स को मैंने सीखा था, पढ़ा था, याद किया था, फिर उनका मल्टीप्लाई और एडिशन किया था। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर होगा? बिल्कुल होगा। और वही ऑपरेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग। और खुद्दू बन के नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी, है ना। ऐसा नहीं है कि मुंह ऊपर कर लिया, आंखें बंद कर दी, बोलो जय सिया राम, हो गया काम। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर वाले किसी भी सेट को हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। किस्मत का मारा लड्डू बेचारा। ओ मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। बच्चों, यही गाना आज बेचारा लड्डू बूंदी के लिए गा रहा था। बूंदी ने क्या बोला, बताओ लड्डू भैया। तब से बेचारा लड्डू मुंह फुला के बैठा है। बेशरम, पढ़ाई कर ले, बस हो गया, बोल दिया ना, एक बारी तो बोला है, दोबारा फिर ट्राई करना। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो लड्डू तो बेचारा मुंह फुला के बैठा है, लेकिन तुम लोग तो खुश हो गए ना। तो शुरुआत करें कि नहीं? तो बच्चों, मेरा नाम है निखिल गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका इस फैंटास्टिक से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल पर। और आज की क्लास में हम लोग सेट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर पहला और दूसरा अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ, उसको देख के आओ। और लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं आज से। सो लेट्स स्टार्ट। अगला टॉपिक है अपना वेन डायग्राम। अब तुम्हें एक बात जान के खुशी होगी कि बूंदी को बेचारी को डायग्राम बड़ा अच्छा लगता है। देखो लड्डू अभी बहुत परेशान हो गया, बोला बूंदी का नाम नहीं दो। कोई बात नहीं बेटा, बूंदी को डायग्राम अच्छे लगते हैं, तुम उन्हें जाके डायग्राम सिखाना तो हो सकता है कुछ बात बन जाए। और वेन डायग्राम क्या होते हैं? बोले सर ऐसे डायग्राम जो सेट को रिप्रेजेंट करें, ऐसे डायग्राम जो एक सेट को रिप्रेजेंट करें या जिनकी मदद से सेट पढ़ना आसान हो जाए, ऐसे डायग्राम्स को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये इन्हें तो मैंने यहाँ पे सब कुछ दिखा रखा है आपको कि वेन डायग्राम जो होते हैं उनमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि किसी यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके सबसेट्स को उसके अंदर क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करता हूं मैं? यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करता हूं और उनके सबसेट्स को अंदर क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करता हूं। और वो क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल होते हैं। तो मैंने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर सर्कल बनाना है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर वाले किसी भी सेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। समझ में आया? मैंने सारी बातें यहाँ पे लिख रखी हैं, देख बेटा। यूनिवर्सल सेट U इज रिप्रेजेंटेड बाई द पॉइंट्स विद इन अ रेक्टेंगल। मतलब यूनिवर्सल सेट के जितने भी पॉइंट्स होंगे मैं उसको एक रेक्टेंगल के अंदर रखूंगा और उसके जो भी सबसेट्स होंगे उनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्लोज कर्व से। द सबसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स इन द क्लोज कर्व। ठीक है ना, जो भी पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे और यूजुअली सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं इनको विद इन द रेक्टेंगल, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ बेटा, गौर से देखना। और लड्डू तू भी ध्यान दे। तो U मेरे पास मान लो एक यूनिवर्सल सेट है जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। और मैं इसका कोई सबसेट डिफाइन कर देता हूं। वैसे मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, जिसमें किसी टाइप के सारे एलिमेंट्स हो। तो वो तो यूनिवर्सल होता ही है, लेकिन अगर मैं चाहूं किसी सेट को यूनिवर्सल सेट बोलना तो बोल सकता हूं। और अब जो भी सेट मैं डिफाइन करूंगा उसके एलिमेंट इसी में से आएंगे, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सेट बनेंगे उन सारे सेट में जो यूनिवर्सल है वो ये है। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स अब आएंगे वो सारे एलिमेंट्स इसी सेट से आने वाले हैं। दैट्स व्हाई दिस इज यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? यूनिवर्सल सेट था ये। और मैंने एक सेट डिफाइन किया 4, 5, 6। ठीक है बेटा, 4, 5, 6। तो अगर मैं इस सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो लाला कैसे करेंगे? लड्डू बेटा गौर से देख, डायग्राम तो तुझे पसंद होने चाहिए क्योंकि बूंदी को पसंद है ना। चलो ठीक है, तो मैं वेन डायग्राम बनाना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? जिसमें सारे एलिमेंट हो यूनिवर्सल सेट के, जिसको हम लोग रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
रेंडम मैंने कहीं भी लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के हैं वो इसके अंदर आने चाहिए। तो दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। अब अगर मैं सेट ए को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करेंगे? बोले सर जो भी इसके सब सेट हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेट ए है ये इसका सब सेट है। क्यों? क्योंकि 4 5 6 जो है वो यूनिवर्सल सेट से आया है। सो ए इज अ सब सेट ऑफ यू और यू इज द सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आया? तो ए इसका सब सेट है लड्डू। अगर मैं इस सेट को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं? 4 5 6। और इन एलिमेंट्स को मैं क्या करूंगा? क्लोज कर्व के अंदर रखूंगा। समझ में आया? और वो क्लोज कर्व यूजुअली क्या होंगे? सर्किल। तो अगर मैं 4 5 6 का सेट बनाना चाहूं तो वो कैसा बनेगा? आप बोलोगे ये वाला, ये जो सेट है ये क्या बनेगा? ये कौन सा सेट है? आप बोल सकते हो दिस इज द सेट ए जिसके एलिमेंट है 4 5 6। तो सेट ए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, सर्किल से रिप्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज वेन डायग्राम। अब अगर मैं कोई दूसरा सेट रिप्रेजेंट करना चाहूँ बी बराबर, और उसको मैं बोलूँ सेट 5 7 8 9, अगर मैं दूसरा सेट जो कि इसी का एक हिस्सा है, बोलो हाँ या ना? सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना बेटा? कोई दुख दर्द चिंता पीड़ा अगर तुम्हें हो तो फटाफट से कमेंट करो, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो अगर मैं बी सेट की बात करूं तो बी सेट क्या है? 5 7 8 9। अगर मैं इस सेट को इस सर्किल में रिप्रेजेंट या इस सेट को इस यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो कहां से कहां तक बनेगा? सर यहां से यहां तक। दिस इज अनदर सेट, दिस सेट बी जिसके एलिमेंट कौन कौन है? 5 7 8 9। क्या रिप्रेजेंट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे ना भाई। कि अगर मेरे पास कोई भी सेट है, अगर मुझे उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है? एक रेक्टेंगल के फॉर्मेट में यूनिवर्सल सेट बनाना है। उस यूनिवर्सल सेट में तुम्हें उसके सब सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्लोज्ड कर्व से। वो क्लोज्ड कर्व जनरली कौन होते हैं बेटा? सर्कल्स होते हैं लड्डू, गौर से सुनना। और उन सर्किल के अंदर वो सारे पॉइंट्स होंगे जो उस सेट का हिस्सा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके बताया। आप लोग मेरे ख्याल से कर पाओगे। तो बेटा लड्डू अभी भी मुंह फुला के बैठा है। आप लोग हंस रहे हो नालायकों, लड्डू से छेड़खानी। तुम जानते नहीं लड्डू बड़ा खतरनाक आदमी है, पहले 4 केस चल रहे हैं उस पर। लड्डू बेचारा क्या करे, किस्मत का मारा लड्डू बेचारा। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा सेट देता हूँ लड्डू की पसंद का। मैंने कहा मान लेते हैं मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, तो सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट का सेट है। मैं बना देता हूँ हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और सिविक्स। इतने है ना? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब से एलिमेंट्स को मिलाकर मैंने एक सेट डिफाइन किया। तो अब अगर मैं एक सेट ए बनाऊं, और वो सेट कौन सा होगा? फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ बूंदी। और बूंदी के फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं बेटा? पीसीएम। तो मैंने कहा चलो पीसीएम का अगर मैं सेट बनाऊं यूनिवर्सल सेट में से, इसका वेन डायग्राम अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करोगे? बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले मुझे क्या करना है लड्डू बेटा? वही यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है। कौन कौन से एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सिविक्स। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स को मिला के मैंने क्या बना दिया? यूनिवर्सल सेट। अब इसमें देख बेटा, गौर से देखना, बूंदी की पसंद आ रही है पीसीएम। तो ये जो बन गया, दिस इज द सेट ऑफ, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट ए जो क्या है? पीसीएम को मिला के बनाया गया है। तो समझ में आना चाहिए आपको कि किसी सेट को हम लोग किसी भी सेट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। उसके एलिमेंट को आप क्लोज कर्व में बंद कर दो, आपको वो सेट मिल जाएगा। समझ में आया? और इन डायग्राम की मदद से ही हम लोग आगे वाला जो हिस्सा है सेट का उसको सीखने वाले हैं। तो इनको हल्के में नहीं लेना, ये केवल फर्जी चीज नहीं है, ये काम की चीज है और इसको सीखना भी है आपको। अगर मैं इसी में कोई दूसरा सेट डिफाइन करूं, जैसे मैंने सेट मैंने सेट एम डिफाइन किया, एम तो फिर वही आ गया। चलो ठीक है, मैं कोई भी सेट के डिफाइन कर देता हूँ, के। ठीक है, मतलब गौर से देख बेटा, मैंने बी सेट इसलिए डिफाइन नहीं किया क्योंकि बी इसमें था, और इसीलिए मैंने दूसरा सेट भी नहीं डिफाइन किया। मैंने के नाम इसलिए रखा क्योंकि के यहाँ पे नहीं है।
ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। के ही क्यों रखा, क्योंकि के यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने के रखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो के सेट मैंने डिफाइन किया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सिविक्स। ठीक है बेटा। तो अगर तुम लोग इस सेट को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो क्या करेंगे बेटा, सिविक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको गोले में बंद कर लो एंड दिस इज सेट के। मेरे ख्याल से कर पाओगे, लड्डू भी कर पाएगा। थोड़ी बहुत भी खोपड़ी अगर खुली है तेरी तो तेरे लिए ये सारी चीजें आसान है। वेन डायग्राम तुम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वेन डायग्राम में सेट कैसे रिप्रेजेंट होता है ये बात भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट, मतलब अब सेट का डायलिसिस होगा। सेट की किडनी, हार्ट कहाँ कौन कौन है, ऑपरेशन करेंगे हम, है ना, चीर फाड़ कर देंगे सारे सेट की। तो आप लोग ऑपरेशन करने को तैयार हो कि नहीं हो? गिन तो नहीं लगती बेटा लड्डू, नहीं लगती है ना? तो ऑपरेशन करते हैं, और इस बार ऑपरेशन करेंगे सेट का। ठीक है ना। ऑपरेशन का मतलब बेसिकली क्या है कि हम लोग कुछ, जैसे आप लोग नंबर्स के साथ करते थे, उनका एडिशन करना, उनका सब्ट्रैक्शन करना, उनका मल्टीप्लिकेशन करना। सो ये जो प्रोसेसेस होती है ना नंबर के साथ, उन्हें ऑपरेशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने सेट पढ़ लिया, क्या होता है सेट, कलेक्शन। हम लोगों ने सेट को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, रोस्टर फॉर्म पढ़ा हम लोगों ने, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, कितने टाइप के सेट होते हैं ये पढ़ा, क्या यूनिवर्सल सेट होता है ये पढ़ा, क्या वेन डायग्राम होता है अभी अभी ये भी पढ़ के आए हैं। लेकिन क्या इनसे कुछ हरकत कर सकते हैं हम लोग? जैसे पहले नंबर्स को मैंने सीखा था, पढ़ा था, याद किया था, फिर उनका मल्टीप्लाई और एडिशन किया था। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर होगा? बिल्कुल होगा, और वही ऑपरेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग। समझ में आया? और सबसे पहला ऑपरेशन जो हम लोग करेंगे वो होगा यूनियन ऑफ सेट। कौन होगा लाला? यूनियन ऑफ सेट। बोला करो साथ साथ, यूनियन ऑफ सेट। और फुद्दू बन के नहीं बैठना बिल्कुल भी, कॉपी लेके बैठना। कॉपी में जो मैं बोलूं वो लिखते चलो, जो क्वेश्चन अच्छा हो वो लिखते चलो, है ना। ऐसा नहीं है कि मुंह ऊपर कर लिया, आंखें बंद कर ली, बोलो जय सिया राम, हो गया काम। ऐसे नहीं होना, ठीक है ना। यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या है? यूनियन समझते होगे, आपने वैसे भी सुना होगा। यूनियन का मतलब जहां बहुत सारे लोग हों, जैसे 2 लोग हैं और उनको 10 और मिल गए तो यूनियन बन गया। यूनियन का मतलब क्या है? एक संघ, संगठन, उसी को तो बोलते हैं ना यूनियन। यहाँ पे सेट का यूनियन कैसे होगा? तो यूनियन का मतलब क्या है? जहां पर बहुत सारे सेट आपस में मिल जाए, यूनियन बन जाएगा। जैसे मैंने आपको 2 सेट बना के दिए, मैंने कहा मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, और मेरे पास एक सेट भी है 2 3 5 7। यूनियन का मतलब क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, पहली बात तो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है ना, इस यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं ए यूनियन बी डिफाइन करूं तो व्हाट इज ए यूनियन बी? आप बोलोगे ए, बीच में यू लगाओ और बी लिख दो, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। और यूनियन जो होता है वो भी एक सेट होता है, समझ में आया? तो अगर मैं 2 सेट का यूनियन लूंगा तो वो एक ऐसा सेट बनेगा जिस सेट में सारे ए के एलिमेंट और सारे बी के एलिमेंट आए, और जो कॉमन है वो भी आए, लेकिन एक बार। समझ में आया? 2 सेट का यूनियन क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें पहले सेट के सारे एलिमेंट, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट, सब कुछ जिसमें आता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनियन। समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पे ए यूनियन बी लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा बेटा? तो एक ऐसा सेट जिसमें ए के सारे एलिमेंट हो। तो ए के सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं? आप बोलोगे 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ना, 1 2 3 4। उसके बाद बी के सारे एलिमेंट हो। बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2। तो 2 तो पहले ही आ चुका है ना, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। 3 पहले आ चुका है, दोबारा नहीं लिखूंगा। 5 नहीं आया अभी तक, तो मुझे यहाँ पे 5 भी लिखना है, और 7 नहीं आया, 7 भी लिखना है। इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी कौन सा सेट होगा? बोले सर वो सेट जिसमें दोनों के ही एलिमेंट आए लेकिन रिपीट ना करें। यूनियन का मतलब जिसमें ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट आए, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 2 सेट का यूनियन लिखना है, आप क्या बोलोगे? बड़ा सिंपल है, द यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। यहाँ पे ये और को आप लोग हाईलाइट कर लो, और मैंने यहाँ पे और लिखा, एंड नहीं लिखा।
इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी कौन होगा, बोले सर उन सारे एक्स का सेट जहां पर एक्स जो है वो ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो। अगर मैं एंड लिखता तो एक्स ए का भी एलिमेंट हो बी का भी एलिमेंट हो, मैं ए बी दोनों में कॉमन हो उन एलिमेंट को नहीं लिख रहा, मुझे या तो एक्स ए में मिल जाए या बी में मिल जाए, मैं उन सारे एक्स को यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 मुझे ए में मिल गए, 5 7 2 3 मुझे बी में मिल गए, मैंने सबको लिख दिया, क्या बन गया, यूनियन। सो व्हाट इज यूनियन, आप बोलोगे सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। लिख पाओगे ना यूनियन, आप लोग सभी लोग लिख पाओगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर एक्स ए यूनियन बी में लाई करता है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लॉइज, और ये दोनों तरफ के लिए सही है, मतलब उधर के लिए भी इधर के लिए भी, अगर एक्स ए यूनियन बी का एक मेंबर है, एक एलिमेंट है, तो एक्स या तो ए का एलिमेंट होगा या एक्स बी का एलिमेंट होगा। और उल्टा भी सही है, मतलब एक्स अगर ए का एलिमेंट है या एक्स बी का एलिमेंट है तो एक्स ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों तरफ एरो लगाए हैं, मतलब if x belongs to a union b then x is a element of a और x is a element of b, और उल्टा सही है। समझ में आया, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि अगर x belongs to a union b this implies x belongs to a and x belongs to b, ये गलत बात है। मतलब x जो है ना वो दोनों का हिस्सा नहीं है होगा। अगर x a यूनियन b में लाई कर रहा है तो a में और b में लाई करेगा नहीं, या a में लाई करेगा या b में लाई करेगा। तो या लगाने के लिए मैंने एंड नहीं और लिखा है, समझ में आया, ये एंड जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोनों में ही लाई करे, या तो a में लाई करेगा या b में लाई करेगा, वो मेरा a यूनियन b का हिस्सा हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाना चाहूँ आपको, तो मैंने अगर दो सेट का यूनियन लिखा, मान लो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट ये है, पहला सेट ए है दूसरा सेट बी है, कुछ ना कुछ होगा, समझ में आया ना। तो वो सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, उन बी सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, और दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो वो कॉमन वाला पोर्शन ये हो गया, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, आप क्या बोलोगे, वो सारे एलिमेंट जो ए का हिस्सा है वो ये ए यूनियन बी का हिस्सा होंगे, वो सारे एलिमेंट जो बी का हिस्सा है वो भी ए यूनियन बी का हिस्सा होंगे, और वो सारे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है उनको भी तुम एक बार लिखो। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, आप बोलोगे वो सारे एलिमेंट जो दोनों एक एक कर्व के अंदर लाई कर रहे हैं, उन सबको एक बार लिख लो, आपको क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी। जैसे मैं इसी का वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने बनाया, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, कोई भी 1 से लेकर 10 तक मान लेते हैं, ठीक है ना बेटा। उसमें मैंने एक सेट ए डिफाइन किया, वो कौन सा है, आप बोलोगे 1 2 3 4, ये मेरा सेट ए है, और एक मेरा सेट बी है जिसमें 2 3 है, तो मैंने 2 3 को अंदर ले लिया, और 5 7 है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं ए यूनियन बी लिखूंगा, उसी सेट की बात कर रहा हूं मैं, ये मेरा सेट ए है 1 2 3 4, ये मेरा सेट बी है 2 3 5 7, अगर मैं ए यूनियन बी लिखूं, आप क्या बोलोगे, इन सारे एलिमेंट का कलेक्शन, और ये सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 7, यही तो सारे एलिमेंट हैं बेटा इसमें। तो इन सभी एलिमेंट का कलेक्शन क्या होगा, ए यूनियन बी। मतलब जो बात मैं अभी भी बोल रहा था वो हम लोग डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डायग्राम में के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे जितने एलिमेंट ए में है, जितने बी में है, जितने दोनों में कॉमन है, सबको साथ साथ जोड़ दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। लड्डू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लड्डू को भी आ गया यार, तुम तो होशियार हो लड्डू से, हो ना। लड्डू बेचारा वैसे ही आज मुंह फुलाए बैठा है, फिर भी उसे समझ में आ गया। वेल डन लड्डू, वेल डन, ठीक है। तो एक बात तो कम से कम समझ में आई हमें अभी तक कि ऑपरेशन करना बड़ा आसान है, बस चीर फाड़ थोड़ी सी करनी है। और पहला ऑपरेशन क्या था, ए यूनियन बी, यूनियन ऑपरेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन, बोले सर ए यूनियन बी का मतलब है वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो ए में हो या बी में हो, ठीक है, ए में हो या बी में हो। डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम से हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है, एक्स ए का होगा, बी का होगा, ये सारी व्यथा कथा आपको समझ में आनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि ए यूनियन बी जो है उसमें सारे एलिमेंट है ना जो ए में भी है बी में भी है, तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि ए यूनियन बी जो है वो ए और बी का सुपर सेट है, क्योंकि
ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट है। सो इस सेट को हम लोग ए और बी का सुपर सेट बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ए के जो एलिमेंट है वो इसमें मिल रहे हैं, बी के जो एलिमेंट है वो इसमें मिल रहे हैं। इसका मतलब ए और बी इसके सब सेट होंगे और ये इसका सुपर सेट होगा। इसी बात को यहाँ पे आपको नोट पॉइंट डाल के लिख लेना है कि नोट समझ लेना आप लोग, 500 नहीं 2000 का नोट है, ना रहेगा अच्छे से रखना ऐसे कि ए जो होता है वो हमेशा ए यूनियन बी का सब सेट होता है। समझ में आया? कोई भी सेट ए होगा तो वो हमेशा उसके किसी से भी अगर मैं यूनियन ले लूँ तो वो उसका सब सेट ही होगा। सिमिलरली बी और उसे सब सेट ऑफ ए यूनियन बी, और मैं दूसरे उल्टे करके बोल सकता हूँ कि ए यूनियन बी इज द सुपर सेट ऑफ ए एंड बी। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। तो ये तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, दिस इज यूनियन। अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज भी बेटा होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज करा देता हूँ आपको, ठीक है? आप लोग डरना नहीं बिल्कुल भी। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन बनाने के में क्या क्या फायदे हैं? तो यूनियन बनाने में बहुत फायदे हैं बेटा। पहला फायदा, यूनियन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव समझते हो आप लोग? आपने एडिशन पढ़ा होगा पहले, और बचपन में आपको बताया गया होगा कि चाहे 5 में 3 जोड़ो तभी भी 8 आता है, 3 में 5 जोड़ो तभी भी 8 आता है। इसका मतलब क्या है? एडिशन में अगर तुम लोग इसका ऑर्डर बदल दो तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं था। 5 में 3 घटाओगे 2 आएगा, और 3 में 5 घटाओगे तो आप देखा कह रहे हैं सर 3 में 5 कैसे घटेगा, 5 बड़ा है। बेशर्मो 11th में आ गए हो, -2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एडिशन में इसको उल्टा भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मेरे लिए सेम रहता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम लोग ऑर्डर को बदल नहीं सकते। समझ में आया? a माइनस बी अलग बात है, b माइनस ए अलग बात है। इसका मतलब क्या है? ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी कुछ जिनके बीच में मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ उनका ऑर्डर चेंज करने पर, फ्लिप करने पर आंसर नहीं बदलता। सो दिस इज कॉम्यूटेटिव। समझ में आया? वैसे ही सेट में भी होता है कि अगर मैं ए का यूनियन बी के साथ लूँ या मैं बी का यूनियन ए के साथ लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही एक ही जैसे होते हैं। इसका मतलब कि जो यूनियन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। अब अगर मैं तुम्हें ऐसे दिखाना चाहूँ तो मैं पहले वाले को ही दिखा देता हूँ। जैसा मैंने पूछो यहाँ पर पहले दिया था, मैंने कहा मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी वो है 3 4। तो अगर बेटा तुम लोग इसका ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे 1 2 3 4, और चाहे बी यूनियन ए करो जो बी में है 3 4 2 1, दोनों ही सेम आएंगे आंसर। यहीं से देख लो, ए का बी के साथ यूनियन, बी का ए के साथ यूनियन, आने तो वही एलिमेंट है जो ए में है और बी में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो कॉम्यूटेटिव होता है, ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करते। अगला, ये जो होता है बेटा वो कॉम्यूटेटिव के साथ साथ एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है? आपने बचपन में एडिशन में ही पढ़ा होगा कि अगर मैं 3 और 5 जोड़ूं तो आंसर क्या आता है? 8। और 8 में अगर मैं 3 जोड़ूं तो आंसर क्या मिलेगा? 11। और अगर मैं 3 नहीं, मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है बेटा? तो 5 4 9, 5 और 3 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। और अगर मैं ये करूँ कि पहले मैं 5 में 4 जोड़ूँ और फिर उसके बाद 3 जोड़ूँ तो भी आंसर कितना आएगा? 12। इसका मतलब समझो आप लोग, अगर मैंने ब्रैकेट यहाँ लगा रखा है इसका मतलब क्या है कि पहले मैंने 5 और 3 को ऐड किया फिर 4 को ऐड किया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा ना, आंसर तो 12 आया। दोबारा में मैंने क्या किया? मैंने 5 और 4 को पहले ऐड किया फिर उसमें 3 ऐड किया, आंसर कितना आया? 12। इसका मतलब क्या है? चाहे पहले इन दोनों को ऐड करो बाद में इसको ऐड करो, चाहे पहले इन दोनों को ऐड करो बाद में इसको ऐड करो, आंसर सेम आता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब समझते हो ना कि मैं आगे वाले 2 को पहले ले लूँ या पीछे वाले 2 को पहले ले लूँ, किन्हीं भी 2 को पहले लूँ, आंसर वही आना है। यही इसके साथ भी होता है कि अगर मेरे पास 3 सेट है और मैं 3 सेट का यूनियन लेना चाहता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो चाहे मैं पहले ए यूनियन बी के साथ सी का यूनियन लूँ और चाहे मैं
बी यूनियन सी के साथ ए का यूनियन लूँ, आंसर सेम ही आएगा और ये दोनों बराबर होते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव। ठीक है ना, एसोसिएटिव। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे बना के बताऊँ, मैंने कहा मेरे पास 3 सेट हैं, एक ए, एक बी, एक सी, है ना। तो अगर आप लोग पहले ए यूनियन बी करें, ये ए, ये बी, ये सी, तो अगर ए यूनियन बी करेंगे तो उसमें सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में है, बी में है, और उसका अगर सी के साथ करेंगे यूनियन तो ये एलिमेंट और ऐड हो जाएंगे, तो पूरे आ गए कि नहीं आ गए। अब अगर मैं दूसरा बार कुछ घुमा के करूं, मैंने कहा पहले मैं क्या करता हूं, बी यूनियन सी करता हूं, तो बी यूनियन सी में ये एलिमेंट आ जाएंगे, और जब तुम उसका यूनियन ए के साथ करोगे तो पूरे ही आ जाएंगे। तो फर्क नहीं पड़ता तुम किसका पहले कर रहे हो किसका बाद में कर रहे हो, अगर लाला यूनियन किया है तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है। तीसरा, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें पाया जाता है। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में क्या था, आप बोलोगे किसी भी नंबर में 0 जोड़ो तो आंसर वही आता है। सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। समझ में आया। 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही यहां पर भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और वो कौन होता है, फाई। बिल्कुल, फाई इम्पटी, मतलब किसी भी सेट का तुम इम्पटी के साथ यूनियन लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, इम्पटी में तो कुछ नहीं है, तो ए का ए, यो का यो चला आएगा। सो फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट मतलब समझते हो ना, जैसे तुमने 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया होगा आंसर 1 आया होगा, दिस इज आइडम्पोटेंट। समझ में आया। तो ऐसा ही अगर तुम लोग ए का यूनियन ए के साथ लो तो आंसर क्या बनेगा, लेके देख लेते हैं। मेरे पास 2 सेट है, दोनों ही ए हैं, तो दोनों का तुम यूनियन लोगे तो कौन सारे एलिमेंट आएंगे, जो ए में है वो सारे आ जाएंगे ना, और दूसरे बार भी जो ए में है वो सारे आ जाएंगे, तो ए में तो ए ही वाले होंगे। इसका मतलब क्या है, आंसर क्या बनेगा, ए। सो ए यूनियन ए इज ए, दिस इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है ना। और सबसे आखिरी में, अगर आप लोग यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ यूनियन लोगे, किसी भी सेट के साथ यूनिवर्सल का यूनियन लोगे, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जो यूनिवर्सल में है और जो ए में है। अब भाई यूनिवर्सल में तो सारे ही आ गए, अब एक ए का लो यूनियन चाहे बी का लो, इसमें कुछ ये ऐड नहीं कर सकता क्योंकि सारे तो इसके पास हैं। अब जो ए के पास है वो भी इसमें आ जाएंगे। अब ए के पास तो वही है ना जो यू के पास है, क्योंकि ए जो है वो यू का सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ तुम अगर यूनियन लोगे तो आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। खुद का साथ यूनियन लोगे तो वही रहेगा, फाई के साथ यूनियन लोगे तो वही रहेगा। साथ ही साथ ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इन प्रॉपर्टीज को भी आपको ध्यान रखना है। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूनियन एंड दिस इज अवर फर्स्ट ऑपरेशन। लड्डू सांसें चल रही है कि नहीं चल रही, आप सभी लोग भी अभी तक शायद जिंदा हो गए, है ना। आसान था सब, डरो नहीं, अब समझ में भी आया होगा आपको। दिस इज अवर फर्स्ट ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। बेटा अगला ऑपरेशन करना है टांगों का, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो बेटा अगला ऑपरेशन करना है हम लोगों को टांगों का। पिछली बार किसका किया था, हर्ट का, इस बार टांग का करना है दादा। देखो कितना आसान है। ठीक है, टांगों का ऑपरेशन नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन आपने पहले भी सुना होगा, लाइन इंटरसेक्ट करती थी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जहां पर कुछ टकराए, कुछ कॉमन हो। जैसे अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये पॉइंट जो होता है उसे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। मतलब जो पॉइंट दोनों में कॉमन हो वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है ना। और इसी थ्योरी का यूज हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, जैसे मेरे पास 2 सेट हैं, एक सेट है बेटा 1 2 3 4 और दूसरा सेट है भी 3 4 5 6। तो अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा इन दोनों सेट का, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। पहली बात तो इंटरसेक्शन जो होता है वो भी एक सेट ही बनता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। याद होगा आपको, यूनियन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, अभी भी बताया था,
और इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहूँ तो ये कैसे लिख पाऊंगा दादा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि जो तुझ में भी हो और जो मुझ में भी हो, जो दोनों में हो, बिल्कुल वही रहेगा, बाकी सब कुछ गायब। ठीक है, तो अगर मैं ए से और बी से पूछूं भाई कि ए के पास क्या क्या है, ए बोलेगा 1 2 3 4 और बी के पास क्या क्या है, तो बी बोलेगा 3 4 5 6। तो दोनों में कौन है? एक 3 और एक 4। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछूंगा मैं आपसे, क्या बनेगा? आप बोलोगे 3 और 4। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं दादा? वो एलिमेंट जो मेरे भी हो, जो तेरे भी हो, दोनों में हो, ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं, या ऐसा सेट जिसमें दोनों के एलिमेंट आए उन्हें बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट्स। ठीक है ना? बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की आपसे टेक्निकल भाषा में बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? आप बोलोगे दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स ए का एलिमेंट हो, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब बी का भी एलिमेंट हो, तभी ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ए का एलिमेंट हो और एक्स बी का एलिमेंट हो। एंड मतलब हिंदी वाला और, अंग्रेजी वाला और नहीं है, हिंदी वाला और, ए का भी एलिमेंट हो और बी का भी एलिमेंट हो, दोनों का एलिमेंट होगा तब ही यहाँ पे आएगा। ए का या बी का होता तो यूनियन बन जाता। ए का और बी का दोनों का एलिमेंट जो होगा वो जिस सेट का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि बेटा कि अगर x कोई एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी का है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इम्प्लॉइज कि x जो है वो a का भी एलिमेंट होगा एंड x b का भी एलिमेंट होगा। और इसी का उल्टा, अगर x a और b दोनों का एलिमेंट है तो आप क्या बोलोगे कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b का भी एलिमेंट होगा। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर हम लोग वेन डायग्राम में देखें तो मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ इसका। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दो सेट हैं, एक है a और एक है b। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? आप बोलोगे वो चीजें, वो एलिमेंट का सेट जो दोनों में कॉमन हो। और दोनों में कौन सा हिस्सा कॉमन है? ये वाला। तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में क्या था? जो ए में भी था, बी में भी था, दोनों में भी था, मैं सबको लेता था। लेकिन इंटरसेक्शन में ए वाले में जो है लेकिन बी में नहीं है, मैं ऐसे एलिमेंट नहीं चाहता। बी में जो है लेकिन ए में नहीं है, मैं ऐसे एलिमेंट भी नहीं चाहता। दादा मुझे कौन चाहिए? जो ए में भी हो और बी में भी हो। लड्डू, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मैं इसी का अगर वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करूं, आप सभी लोग मेरे साथ मदद करेंगे मेरी। मेरे पास दो सेट हैं। पहला सेट क्या है? 1 2 3 4। दूसरा सेट क्या है? 3 4 5 6। मुझे बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? आप बोलोगे इंटरसेक्शन जो होगा इनका वो दोनों में कॉमन पॉइंट्स जो कि ये हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3,4 एंड दिस इज द आंसर। समझ में आया? इंटरसेक्शन आप लोग निकाल पाओगे ना? जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख दो, इंटरसेक्शन आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, बहुत छोटा सा सवाल है। मैंने कहा मेरे पास दो सेट्स हैं। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है एम एन ओ पी। बताओ मुझे ए इंटरसेक्शन बी। आप क्या बोलोगे? जो दोनों में कॉमन हो वो लिखना है मुझे। क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है? देखो लड्डू अंधे को दिख रहा है। बे तो मान जा, अब तो हो गया, बहुत देर हो गई भाई, जग जा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो दोनों में कॉमन हो। क्या ए दोनों में कॉमन है? नहीं। क्या बी, क्या सी, क्या डी? कुछ कॉमन नहीं है। मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो फाई होगा। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, वो सेट जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता उनका इंटरसेक्शन फाई होता है कि नहीं? अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं यहाँ पे, तो याद है ना यूनियन कैसे निकालते हैं? जो ए में हो, बी में हो, दोनों में हो, सबको लिखते हैं। तो ए में कौन कौन है? ए बी सी डी। बी में कौन कौन है? एम एन ओ पी। और ये बन गया मेरा ए यूनियन बी। तो यूनियन इंटरसेक्शन दोनों क्या होता है और दोनों में क्या फर्क होता है, तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है दादा? तो जैसा मैंने पिछली बार आपको यूनियन की प्रॉपर्टी बताई थी, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग अब इंटरसेक्शन की भी देखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वहां पर क्या थी?
कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो यूनियन जो था वो कम्यूटेटिव था, चाहे ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो फर्क नहीं पड़ता। और यही यहाँ पर भी है पहली प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी की बात करो लाला, चाहे बी इंटरसेक्शन ए की बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही होता है। सो ये कम्यूटेटिव होता है, लिख लेना आप लोग पूरा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, वहाँ पर वहाँ पर जो था, जो यूनियन था वो एसोसिएटिव था, मतलब ए यूनियन बी के साथ तुम सी का यूनियन करो चाहे कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता था। वही यहाँ पर भी है, मतलब कि चाहे तुम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे कर लो, पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, या फिर ऐसे कर लो, जो आंसर होगा वो सेम आएगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये एसोसिएटिव भी होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव। जैसे मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाता हूँ, मैंने कहा मेरे पास 3 सेट हैं ए बी सी, ठीक है। तो अगर तुम लोग ए इंटरसेक्शन बी करोगे, मैं इसको नाम ए देता हूँ, इसको नाम बी देता हूँ, इसको नाम सी देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये वाला हिस्सा जिसमें ए के एलिमेंट हो बी के एलिमेंट हो। और अगर तुम ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो तुम्हें कौन सा मिलेगा? वो ऐसा जो सी में भी हो, ए में भी हो और ए इंटरसेक्शन बी में भी हो, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का अगर तुम सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो तुम्हें वो ऐसा मिलेगा जो ए बी के इंटरसेक्शन में भी है और सी में भी है। वो कौन सा है? ये वाला। या फिर अगर तुम इसको उल्टी तरीके से करो, बोले कि अब की बार मैं क्या करूंगा, सबसे पहले V इंटरसेक्शन C करूंगा, तो V इंटरसेक्शन C कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा है ना, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा A है। और अगर मैं B इंटरसेक्शन C का A के साथ इंटरसेक्शन करूं तो आप क्या बोलोगे? तुम्हें कौन सा हिस्सा मिलेगा? ये बीच वाला। चाहे इस तरीके से जाओ चाहे इस तरीके से जाओ, मिलेगा कौन? बोले सर बीच वाला ही मिलने वाला है, तो बीच वाला ही मिलने वाला है, तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इंटरसेक्शन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, मेरे पास 3 सेट्स हैं, मैं थोड़ी जगह कर लूँ यहाँ पे, तो लाला गौर से देखते रहना, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास 3 सेट हैं, एक सेट है ए जो कि 1 2 3 4 है, मेरे पास एक सेट है बी जो कि 3 4 8 9 है, और मेरे पास एक सेट है सी जो कि 4 6 8 है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं पहले तरीके से जाऊं, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करूं सी के साथ, तो कैसे आएगा? तो पहले तो मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूं। क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है, और कौन कौन कॉमन है? 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 4 आ गया। और जब मैं इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तुम्हें क्या मिलेगा? बोले सर दोनों में 4 कॉमन है केवल। आंसर 4 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे किया मैंने, 4 आया। अब तुम उल्टा करो, पहले मैं क्या कर रहा हूं, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? आप बोलोगे बी में और सी में कौन कौन कॉमन है? 4 कॉमन है और 8 कॉमन है, 6 नहीं है, मतलब 4 8 है बी इंटरसेक्शन सी। और उसका इंटरसेक्शन करो ए के साथ, तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और जब तुम ये करोगे ना, तो अब की बार देखो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी 4 आएगा। मतलब चाहे तुम ऐसे जाओ और चाहे तुम ऐसे जाओ, तुम्हें आंसर 4 ही मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये एसोसिएटिव है, चाहे आगे से बढ़ो चाहे पीछे से बढ़ो फर्क नहीं पड़ता, आगे से बढ़ो चाहे पीछे से बढ़ो फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है बेटा। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है ये। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी, कि अगर तुम फाई के साथ किसी का इंटरसेक्शन करोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलने वाला है? बोलो, जो दोनों में कॉमन हो। अब फाई के पास क्या होता है? घंटी, घंटी होती है ना केवल, इसके पास तो घंटी नहीं, फाई के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली खोपड़ी है इसकी। तो फाई के पास कुछ नहीं, ए के पास कुछ भी हो, दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं आने वाला। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? फाई। सो फाई का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ लो, आंसर हमेशा फाई आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। जैसे मैंने तुम्हें 2 सेट दिए, एक बिल्कुल खाली और दूसरा जिसके घर में हरियाली, दोनों में कॉमन कौन है? बोले है ही नहीं, इसके पास कोई कॉमन का सिंगट्टा होगा, कुछ नहीं कॉमन है, मतलब ये जो है वो एकदम नल सेट होगा। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो वही सेट आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे पिछली बार जो फाई था वो आइडेंटिटी था,
इस बार जो यूनिवर्सल सेट होगा ना बेटा, दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब इसका किसी के भी साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वही आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है और मैं इसका एक सब सेट है ए, है ना। अगर मैं यूनिवर्सल का ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों में है? भाई यूनिवर्सल के पास तो सारे ही हैं, तो कौन से एलिमेंट आएंगे? बोले भाई जो ए के पास बचे, क्योंकि वही दोनों में कॉमन होंगे, सो आंसर विल बी ए। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये जो है होगा वो मेरे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यूनिवर्सल सेट यहाँ पर। तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए। अगली प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की ज़्यादा अगली प्रॉपर्टी होती है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। जैसे आप लोगों ने पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ 5 + 3 में, तो इसको चाहे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और अगर चाहो तो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर सकते हो ना भाई। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 5 + 3 × 3, और आप चेक कर सकते हो आंसर दोनों ही बार 24 आएगा। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और यही प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्शन के पास। इंटरसेक्शन जो होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन को किया था, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो आई कैन राइट दिस ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, मतलब मैं इंटरसेक्शन को यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो मान लेते हैं मेरे पास 3 सेट्स हैं ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और वेन डायग्राम में इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मैंने क्या करना है, पहले केस में बी यूनियन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन लेना है। तो बी यूनियन सी कौन होगा सर? जिसमें बी हो, जिसमें सी के सारे एलिमेंट हो, तो दिस इज बी यूनियन सी। और अगर मैं इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो ए तो ये है ना बेटा, इंटरसेक्शन में कौन आता है? जो बी यूनियन सी में हो और ए में हो, तो कौन से एलिमेंट होंगे? आप बोलोगे ये वाले एलिमेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के सारे हिस्से हैं। समझ में आया? और अगर मैं यहाँ पर देखूँ ए बी सी, मेरे पास फिर से 3 सेट्स हैं। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ले रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा। तो अगर आप लोग ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो वो क्या आएगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? और ए इंटरसेक्शन सी कौन सा आएगा? तो ए इंटरसेक्शन सी ये आने वाला है। और अगर दोनों का यूनियन लोगे तो पूरा आ जाएगा ना। यहाँ पर भी पूरा था, यहाँ पर भी पूरा था। इसका मतलब क्या है कि चाहे ये क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे ये सॉल्व करो, तुम्हें आंसर इसी पोर्शन में मिलने वाला है। इट मीन्स जो इंटरसेक्शन होता है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट में डिफरेंस क्या होता है? अगला ऑपरेशन कि सेट में डिफरेंस कैसे करते हैं हम लोग, 2 सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक सेट है ए जो कि है 1 2 3 4 5, और एक सेट है बी जो कि है 3 4 8। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ a माइनस बी क्या होगा, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे मुझे 5 में से 4 निकालना हो तो मैं 5 में से 4 निकाल के 1 बचाता हूँ कि नहीं बचाता? वैसे यहाँ पर अगर तुम सेट का डिफरेंस निकालोगे तो a माइनस बी का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट तुम्हें लिखने हैं जो a में है और उन सारे एलिमेंट को हटाना है जो b में है। जैसे a में कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। जब मैंने इसे b निकाल दिया तो b में कौन कौन से एलिमेंट है? 3 और 4, 8 तो है नहीं ना इसमें। तो तुम 3 और 4 को उड़ा दो और जो भी एलिमेंट a में है वो यहाँ पे लिख दो, तो जो सेट मिलेगा ये कहलाएगा a माइनस बी। मतलब a माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज ऑल एलिमेंट्स विच आर इन a लेकिन b में ना हो, a में हो लेकिन b में ना हो। मतलब b में 3 और 4 थे तो मैंने 3 और 4 को निकाल दिया, a में जो भी एलिमेंट है वो मेरे a माइनस बी का हिस्सा होंगे। मतलब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज a माइनस बी, आप बोलोगे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब a में तो हो लेकिन b में ना हो। ऐसे सेट या ऐसे एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो a माइनस बी होगा। अगर मैं आपको वेन डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो वेन डायग्राम से आप कैसे समझ सकते हो? अगर मेरे पास 2 सेट्स हैं, एक a है एक b है, तो a माइनस बी क्या होगा?
बोले सर ए में से बी निकाल दो, तो ए में से बी निकलेगा तो कौन बचेगा, ये वाला हिस्सा, तो दिस इज ए माइनस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग कर सकते हो ना ए माइनस बी, बहुत बढ़िया। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे अगर मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और भी दे दूं, फिर से लड्डू बेटा गौर से देखना। मान लीजिए मेरे पास एक कोई सेट है 2 4 6 8 10 और मेरे पास दूसरा कोई सेट है 4 6 12। पता है ए माइनस बी क्या होगा? दादा बड़ा आसान है ना, 4 6 जो है उसको निकाल दो, 12 तो है ही नहीं, छोड़ दो, तो 2 8 10 ये जो मेरा सेट होगा वो ए माइनस बी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डिफरेंस भी निकाल सकते हो आप लोग, यूनियन को भी आपने समझा, इंटरसेक्शन को भी आपने समझा, एंड ये सारे ऑपरेशन हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। कुछ सवाल कराऊंगा मैं आपको और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो मैंने बेटा आपको दो सेट दे रखे हैं यहाँ पे, एक ए है एक बी है। ए सेट है एक्स वाई जेड एम एन ओ और बी सेट है वाई एम जेड पी क्यू ए। ठीक है लाला, तुम्हें क्या करना है, ए यूनियन भी निकालना है, ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, ए माइनस भी निकालना है और बी माइनस ए निकालना है। सभी बच्चे शुरू हो जाओ, पहले सॉल्व करो, अगर नहीं आता तो फिर तुम्हें बताऊंगा ही। सबसे पहला ए यूनियन बी। तो यूनियन कैसे निकालते हैं? जो ए में भी हो बी में भी हो कॉमन हो उन सबको लिख लेंगे, लेकिन कॉमन को एक बार लिखेंगे, बताया था मैंने। तो ए में कौन कौन है? आप बोलोगे एक्स है, वाई है, जेड है, एम है, एन है और ओ है। ठीक है, फिर बी वाले को देखते हैं। वाई है, ए में भी है, मैंने पहले ही लिख दिया। एम है, इसमें भी है, मैंने पहले ही लिख दिया। जेड है, इसमें भी है, ये भी मैं पहले ही लिख चुका हूं। पी इसमें नहीं है तो यहां पर पी भी आएगा, ठीक है ना। क्यू यहां पर नहीं है तो यहां पर क्यू भी आएगा, और ए वो भी यहां पर नहीं है तो यहां पर ए भी आएगा। और ये जो सेट है दिस इज ए यूनियन बी। समझ में आया? ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, तो इंटरसेक्शन में कौन लिखते हैं? जो दोनों में हो। अब बताओ मुझे, क्या एक्स दोनों में है? नहीं है तो मेरे सेट का हिस्सा नहीं होगा। बाई दोनों में है? हाँ है, यहां पर भी यहां पर भी, तो बाई ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा होगा। जेड है यहां पर, जेड होगा। एम है यहां पर, एम भी होगा। एन नहीं है, नहीं होगा। ओ नहीं है, नहीं होगा। पी क्यू है तो इसमें ही नहीं है, तो फिर तो हो ही नहीं सकते। मतलब 3 एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में। ए माइनस बी की बात करते हैं, तो ए में से बी निकाल दो। तो ए में से तुम अगर बी निकालोगे तो एक्स बी में है नहीं, तो ये नहीं निकल पाएगा। बाई निकल जाएगा, जेड निकल जाएगा, एम निकल जाएगा, कौन बचेगा? एन एंड ओ। तो एक्स एन ओ ये होगा ए माइनस बी। ए में से बी निकाल दिया मैंने, और बी माइनस ए करोगे तो अब की बार इसमें से ये निकाल दो। तो कौन कौन निकलेगा? बाई निकल जाएगा, एम निकल जाएगा, जेड निकल जाएगा। ये तीनों हैं, कौन नहीं निकलेगा? पी क्यू ए। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसे करके हम लोग इंटरसेक्शन, यूनियन, सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो मे बी आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, और जितने भी ऑपरेशन हो सकते हैं सेट से रिलेटेड वो सारे आप लोग कर सकते हो। और आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.4 भी अब आप लोग कर सकते हो, उसको ट्राई करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।